नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में लगभग 101 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है। याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात। जिसमें निर्यात आयात नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1951 को की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूरा नाम है। देखिए दोस्तों, नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, दलाल स्ट्रीट ये मुंबई में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। याद रखिएगा, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट है। 1969 में 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1969 में 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1980 में 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। याद रखिएगा, मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। याद रखिएगा, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, 8 नवंबर 2016 को की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए।
ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, हट्टी सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? याद रखिएगा, कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों, तलचर भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, तरल स्वर्ण किसका प्रचलित नाम है? याद रखिएगा, तरल स्वर्ण ये पेट्रोलियम का प्रचलित नाम है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? याद रखिएगा, पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए दोस्तों, भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? याद रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? याद रखिएगा, भारत में पहली ट्रेन 1853 को चलाई गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? देखिए दोस्तों, जेम्स विल्सन ने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? याद रखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग जो है ये एक संविधानेतर संस्था है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे दोस्तों 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश का समय था। याद रखिएगा, 1966 से 1969 का जो समय है ये योजना अवकाश का समय था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 का भारत चीन युद्ध था और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई योजना अवकाश का कारण था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? याद रखिएगा, 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ए ऑप्शन राइट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 1961 तक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1978 तक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में की गई थी। याद रखिएगा, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना दोस्तों 1966 में की गई थी। याद रखिएगा, 1966 में की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ है? देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, याद रखिएगा, 2002 से 2007 तक की जो अवधि है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के 3 स्तंभ कौन हैं? याद रखिएगा, भूमि, श्रम और पूंजी ये उत्पादन के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण
1949 में हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है वैट का पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों, वैट का पूर्ण रूप वैल्यू एडेड टैक्स है। हिंदी में इसे मूल्य वर्धित कर कहते हैं। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, सामाजिक असमानता ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में जीवन निर्वाह, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। याद रखिएगा, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन, पशुपालन ये सभी आते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 1991 का आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस अवस्था की ओर ध्यान दिया गया था। तो याद रखिएगा, इन सभी पर ध्यान दिया गया था। आर्थिक नीति की असफलता पर, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट पर, भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास पर, इन सभी पर ध्यान दिया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा ये विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। याद रखिएगा, जागृति उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, राज्यों के लिए अनुदान शामिल है, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, लेकिन रक्षा व्यय ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। याद रखिएगा, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान द्वारा विकसित की गई है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है।
देखिए दोस्तों, हॉलमार्क लोगो का उपयोग जेवर के लिए होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य को भारत में हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखिए दोस्तों, सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे बैंक जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और लाभ कमाने के लिए लोगों को निवेश या व्यवसाय के लिए ऋण वितरित करते हैं, उन्हें वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहते हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी क्या हैं? वाणिज्यिक बैंक हैं या फिर व्यापारिक बैंक हैं। यहाँ पर दोस्तों, सिडबी जो है ये जमा स्वीकार नहीं करता है, इसलिए यह एक वित्तीय संस्थान है, ना कि एक वाणिज्यिक बैंक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? देखिए दोस्तों, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, आरबीआई। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? देखिए दोस्तों, 100 रुपए का नोट ये आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, एस मनी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट है, नाबार्ड। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। बैंक दर का अर्थ है, देखिए दोस्तों, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आय की विषमता जो है ये लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? याद रखिएगा, रुग्णता।
रुग्णता दोस्तों ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, क्रूड अशोधित जन्म दर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? देखिए दोस्तों, निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख घटक थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? याद रखिएगा, आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, माल जो वर्ष के अंत में विक्रय होने से बच जाता है क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, माल जो वर्ष के अंत में विक्रय होने से बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, क्लोजिंग स्टॉक। अगला प्रश्न है, एनईएफटी का विस्तृत रूप है? देखिए दोस्तों, एनईएफटी का विस्तृत रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जब किसी चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं बना दी जाती हैं तो इस चेक को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, तब इस चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। जब किसी चेक के ऊपर प्रायः बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं बना दी जाती हैं तो इस चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन पर लगाम लगाना था, छद्म मुद्रा पर रोक लगाना था, आतंकवाद पर रोक लगाना था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, ये सभी। अगला प्रश्न है, पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह, कॉपीराइट आदि किस प्रकार की संपत्तियां हैं? तो याद रखिएगा, ये सभी अमूर्त संपत्तियां हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, मुद्रा संकुचन का अर्थ है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। यूरोपियन संघ का गठन 1993 में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? देखिए दोस्तों, भारत में गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।